हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नदियों के बारे में। और नदियों के बाद आप देख लीजिए एक बार नदियों को। ये थी यूकॉन नदी, यहाँ पे है मैकेंजी नदी, ये है नेल्सन नदी जो विनिपेग झील से निकलती है। कनाडा में प्रवाहित होती है फ्रेज़र नदी। अच्छा, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा यहाँ पर है मिसिसिपी नदी, और मिसिसिपी नदी का डेल्टा किस तरीके का बनता है, पक्षी के पंजे के जैसा डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडी नदी जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है जाके, ये है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है, और कोलोराडो नदी पर ही है ग्रैंड कैनियन, इधर प्रवाहित होती है कोलंबिया नदी। दो बांध इस पर हैं, ग्रैंड कुली बांध और बोलविले बांध। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पे है। वॉशिंगटन डीसी जो यूएसए की राजधानी है पोटोमैक नदी पर है। और ठीक है, ये सारी नदियाँ आपने पढ़ी थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वाला लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ बातें रह गई हैं। जैसे यहाँ पे आप अच्छा पूरा जल्दी से देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है वुड बफेलो नेशनल पार्क, कनाडा में आपको मिलेगा। दो नए नेशनल पार्क जिनका नाम है बांफ नेशनल पार्क और एक है जैस्पर नेशनल पार्क, ये भी आपको कनाडा में मिलेंगे। विनिपेग झील आपको मिलेगी। विनिपेग झील के ही तट पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक शहर जिसका नाम है विनिपेग शहर, और यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपको मिल जाएगी। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में मिलेगा, और येलोस्टोन नेशनल पार्क और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरीके के कुछ क्या मिलते हैं, गीज़र मिलते हैं। बेसिकली क्या है, नेचुरल वाटर पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है और वो गर्म होता है, उसी को बोलते हैं गीज़र। और गीज़र इस जो येलो नेशनल पार्क में आपको मिलेगा उसका नाम क्या है, ओल्ड फेथफुल गीज़र। ये आपको मिलेगा येलो नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में। तो एग्ज़ाम में सवाल पूछ लेते हैं कि ओल्ड फेथफुल गीज़र किस देश में मिलेगा, तो यूएसए में मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा है गर्म जल के स्रोत होते हैं। योसेमाइट नेशनल पार्क यूएसए में ही आपको मिलेगा। ये आपको घास के मैदान दिख रहे हैं, क्या नाम है इसका, प्रेयरीज घास के मैदान, ये भी आपको यूएसए कनाडा में मिलेंगे। शीतोष्ण घास के मैदान है। और ये नहर आपने पढ़ी थी, सू नहर, ईरी नहर और वेलेंड नहर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सुपीरियर नहर और ह्यूरोन नहर को जोड़ती है कौन, सू नहर। ह्यूरोन झील को और ईरी झील को ईरी नहर जोड़ती है, और ईरी झील को ओंटारियो झील से वेलैंड नहर जोड़ती है, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी, अब यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ये झील कौन सी है, इस तरफ ईरी झील, यहाँ पर है ईरी झील, और उसके दूसरी तरफ कौन सी झील है, ओंटारियो झील। तो ये दो झीलें हो गई, और इनके बीच में नहर आपको याद है कौन सी है, नहर है वेलैंड नहर, इन दो झीलों को कनेक्ट करती है। इसी बीच में ही यहीं पर एक जलप्रपात है, यह आपको जलप्रपात नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये एक जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। यूएसए में बहुत प्रसिद्ध है ये जलप्रपात, और एग्ज़ाम में भी फेवरेट बना रहता है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों देशों में, क्योंकि मुझे बनाना था ऐसे, लेकिन है ये जलप्रपात किस देश में, यूएसए में। तो आपको नियाग्रा जलप्रपात याद रखना है किस देश में है, यूएसए में मिलेगा आपको। और एक विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद है आपको कौन सा था, आपको मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था, वहाँ पर था वो, उसका नाम क्या था, एंजल जलप्रपात। ये सब आप कनेक्ट किया करिए ना, जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको रिलेट करके किसी तरीके से मैप पे याद रखने की कोशिश करिए। और इसकी विशेषता क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, वेनेजुएला में है।
और ये है नियाग्रा जलप्रपात। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि नियाग्रा वेनेजुएला में था या एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में था, कौन था। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के बीच में है। किस देश में मिलेगा? यूएसए में मिलेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जो चीज़ें मुख्य थी वो तो हो चुकी हैं, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं, जो यूएसए या कनाडा के बारे में हैं। कुछ खदानें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं यूएस के बारे में। यूएसए की बात करें तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप सारे देशों को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? रूस, उसके बाद कनाडा। तो रूस, कनाडा, उसके बाद आपको मिलेगा चीन, देन अमेरिका, मतलब यूएसए। तो रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, उसके बाद आपको मिलेगा ब्राज़ील, फिर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और देन आपको मिलेगा कौन सा देश? हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो ये वो देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में है। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है उससे छोटा चीन है, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो अगर आप गिनती करके देखें तो भारत विश्व का सबसे किस नंबर का देश है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, पांचवा ब्राज़ील है, चौथा अमेरिका है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने तो याद किया था, रुक चीनी अब आई, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो कैसे याद रख सकते हैं इसको? रुक चीनी अब आई। तो यहाँ रूस, क से कनाडा, चीनी से चीन हो जाएगा, यहाँ अमेरिका है, और बी से ब्राज़ील है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और ई इंडिया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इन सब देशों को। तो यूएसए विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, और यूएसए पर भी कब्ज़ा किसका था? ब्रिटेन का उपनिवेश ये भी था। जिस तरीके से भारत को गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने, ठीक उसी तरीके से अमेरिका को भी गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने ही। आज़ाद हुआ अमेरिका 4 जुलाई 1776 को। आप सोच के देखो, हम आज़ाद हुए 1947 में और अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में। तो ये देश इससे इतने समय पहले आज़ाद हुआ, तो ये डेवलप कंट्री बन चुका है। हम 47 में आज़ाद हुए, तो हमें समय लग रहा है ना। तो यही वजह है कि ये डेवलप्ड कंट्री बन गया अमेरिका, क्योंकि आज़ाद बहुत पहले हो गया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 50 राज्य यूएसए में आपको मिलेंगे, जैसे भारत में आपको 28 राज्य मिलेंगे, उसी तरीके से अमेरिका में आपको 50 राज्य मिलेंगे। पहले जब यूएसए बना था तो उसमें 48 राज्य हुआ करते थे, और उसके बाद 49वां बना कौन सा प्रांत? अलास्का प्रांत। यहाँ पे देखिए ये है, ये जो बाउंड्री यहाँ से कट के ऐसे बनी है ना, ये जो प्रांत है ना, ये अलास्का प्रांत इसका नाम है। ये अमेरिका का 49वां राज्य बना। और 49वां राज्य कैसे बना? था ये रूस का, यहाँ पे रूस है, इस पे रूस का कब्ज़ा था। अमेरिका ने इसको 1859 में ख़रीद लिया। तो यूएसए ने जब 1859 में इसको ख़रीदा, तो यूएसए का ये 49वां राज्य बना। 49 हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
यहाँ पे आप प्रशांत महासागर में देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप आपको मिलेंगे कुछ, और इनके नाम है हवाई द्वीप। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी। हवाई द्वीप जब अमेरिका का प्रांत बनाया गया, हवाई द्वीप जब अमेरिका का 50वां राज्य बनाया गया, मतलब जब अमेरिका का प्रांत बना तो ये 50वां राज्य बनाया गया। तो आज वर्तमान में कितने अमेरिका में राज्य हैं? 50 राज्य हैं, तो ये भी आप याद रखिए। उसके बाद इधर देखिए न्यूयॉर्क शहर, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क मैंने आपको बताया था ना किस नदी के तट पे है। हाँ, याद रखिए ये सब बातें, ये नहीं कि नहीं याद नहीं है बाद में याद करेंगे। न्यूयॉर्क आपको मिलेगा हडसन नदी के तट पे, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, तो यहाँ पे बंदरगाह भी है ये। फिर उसके अलावा न्यूयॉर्क अमेरिका का वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन फाइनेंशियल जो काम होते हैं, जो कल्चरल यहाँ पे चीज़ें हैं, उसकी वजह से इसको वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। वैसे वॉशिंगटन डीसी राजधानी है ना। जस्ट मिनट में पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। ओके, तो वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी है कौन? न्यूयॉर्क। उसके अलावा न्यूयॉर्क को ऊंची इमारतों वाला शहर भी कहते हैं, तो ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर मिलेंगी आपको। न्यूयॉर्क में ही आपको मिलेगा यूएन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहीं पर हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यूनिसेफ का। इसी जगह आपको मिलेगा हेडक्वार्टर यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, फिर यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है, और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो कई संगठनों के हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। तो ये हमने बात करी न्यूयॉर्क शहर की। फिर मैंने आपको झीलें यहाँ पर पढ़ाई थी कनाडा की, ग्रेट बियर, उसके नीचे ग्रेट स्लेव, उसके नीचे अथावस्का, उसके नीचे रेंडियर, और फिर इसके बाद इधर थी विनिपेग झील। एक झील और है जिसको कहते हैं एमराल्ड झील, इसका दूसरा नाम है लूसी झील, तो ये भी आपको कनाडा में ही मिलेगी। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं ये है विक्टोरिया द्वीप, इसका नाम है विक्टोरिया द्वीप। और इसी विक्टोरिया द्वीप पर ही पृथ्वी का जो नॉर्थ द्विध्रुव बाईपोल है वो आपको इसी द्वीप पर मिलेगा। ऊपर देखिए एक और द्वीप आपको दिख रहा है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, ये भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये द्वीप तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका नाम क्या है? बेफिन द्वीप। और यहाँ पर जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। यहाँ बेफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है, ये ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और इधर बेफिन द्वीप है। तो ये डेविस जल संधि बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है और लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से कनेक्ट करती है। और अलास्का प्रांत यूएसए ने किससे ख़रीदा था? रूस से ख़रीदा था। कब ख़रीदा था? 1859 में ख़रीदा था। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ना, ये सब आपको खनिज संसाधन या खनिज की जो खदानें हैं यूएसए कनाडा में, वो सब आपको याद रखनी है। तो मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए ये सब बातें जो महत्वपूर्ण है वो लिख दी है। तो यहाँ पे देखिए एक शहर आपको मिलेगा, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। ये जो है ना, ये इधर वाला क्षेत्र है, ये यूएसए में एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में ही आपको मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को अगर आपको याद हो तो सैन फ्रांसिस्को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि एक जलवायु पाई जाती है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु।
और वो दोनों गोलार्धों में किस रेंज में मिलेगी आपको? 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में मिलेगी। वो अगर उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ भी हो सकता है। उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ। तो 30 से लेकर 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप कोई भी हो, उसके पश्चिम साइड पर, ध्यान रखना किस साइड पर? पश्चिम साइड पर आपको मिलेगी एक जलवायु जिसका नाम क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या हो गई? पहले तो यही कि यह 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य पाया जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर वर्षा कब होगी? वर्षा होती है शीत ऋतु में, और जो गर्मी का मौसम है, जो ग्रीष्म ऋतु है, वो शुष्क होती है। मतलब गर्मी में वर्षा नहीं होती। जैसे भारत में या हम लोग अभी यहाँ पे हैं, हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ठंडी में होती है, लेकिन उसकी वजह एक दूसरी है, वो नॉर्मल हमारे जलवायु का हिस्सा नहीं है वो। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, लेकिन अगर ऐसी जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। तो वो कब वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। फिर अगर शीत ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ पर फल कैसे आपको मिलेंगे? रसीले फल मिलेंगे आपको। और इसके अलावा यहाँ इंडस्ट्री कैसी डेवलप हो जाएगी? वाइन इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, और ये सब चीज़ें हैं। तो उसी जलवायु में है ये कौन सा शहर? सैन फ्रांसिस्को। अब आप मुझे बताएंगे कि कमेंट में मुझे जवाब देंगे आप कि चिली का 2 शहर, चिली आपको याद है, चिली के 2 शहर भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट में। तो चिली के वो 2 शहर जो भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को आपको मिलेगा भूमध्य सागरीय जलवायु में। सैन फ्रांसिस्को में ही एक घाटी है जिसका नाम है सांता क्लारा वैली, और इसी सांता क्लारा वैली को ही सिलिकॉन वैली बोलते हैं। आपको पता होगा कि यूएसए में सिलिकॉन वैली बहुत प्रसिद्ध है, और वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे यहीं पर है। तो सिलिकॉन वैली, जिस तरीके से भारत में सॉफ्टवेयर के जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। उसी तरीके से यूएसए में है सिलिकॉन वैली, उसी जगह से नाम हमारे हमने यूज़ करना शुरू कर दिया भारत में। तो ये सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली, और सांता क्लारा वैली यहीं पर आपको मिलेगा। तो ये सैन फ्रांसिस्को के बारे में हमने बात करी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये क्यूबा है। कैरिबियन सागर में एक देश है क्यूबा। क्यूबा को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है, और क्यूबा को ही एंटीलीज़ का मोती भी कहते हैं। तो एंटीलीज़ का मोती और चीनी का कटोरा, ये दोनों किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। अब आइए कुछ खदानें देखते हैं हम लोग। एक खदान आपको यहाँ दिख रही है, भुट्टे की खान। इस खदान का नाम क्या है? भुट्टे की खान। और ये भुट्टे की खान किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान यहाँ पर मिलेगी आपको। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान। याद रखिएगा, तांबे के उत्पादन में टॉप कंट्री कौन सी है? चिली। और चिली में एक प्लेस है जिसका नाम है चिक्विकमाटा, वो भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और वो आपको किस मरुस्थल में मिलेगा? अटाकामा मरुस्थल में मिलेगा। और ये है भुट्टे की खान, और ये भी विश्व की सबसे ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो आपसे पूछ लेगा भुट्टे की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। या आपसे ऐसे पूछ ले, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? तो ये कौन सी है? भुट्टे की खान। फिर देखिए यहाँ पे एक है, छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम है मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज। और इस तरफ ये झील आपको याद है, मिशिगन झील, जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मतलब अगर आपसे एकमात्र झील ग्रेट लेक्स की पूछ लेगी कौन सी झील पूरी तरीके से यूएसए में, तो वो मिशिगन झील है।
और मिशिगन के आसपास का ये जो प्रांत है मिशिगन, यहीं पर आपको मिलेगा शहर भी, तो यहीं पर मिशिगन खान भी है, खदान भी है। तो दोनों मेसाबी रेंज और मिशिगन खान ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह खनन क्षेत्र हैं ये दोनों, मतलब आयरन ओर यहाँ पर मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे शहर, आपको आगे मैं बताऊँगा, यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा गैरी है और शिकागो है, उसके अलावा मिलवाकी है, ये सब शहर आगे मैं बताऊँगा आपको। तो वो शहर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसी के आसपास यहाँ पर इनको लोहा मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी रेंज? मेसाबी रेंज और मिशिगन खान, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध हैं दोनों लोहे के लिए, आयरन के लिए। फिर यहाँ पर देखिए एक शहर है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। ये पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर इसको बोलते हैं विश्व की लौह इस्पात की राजधानी। मतलब यहाँ पर भी लोहे के जो इस्पात बनाए जाते हैं या जो लौह इस्पात केंद्र है वो यहाँ पे बहुत विकसित हो चुका है। तो इसलिए विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं पिट्सबर्ग को। ये यूएसए का एक शहर है, यूएसए का प्लेस है। तो ये है विश्व की लौह इस्पात की राजधानी। फिर यहाँ पर मैंने आपको यूएसए का ये ईस्टर्न साइड है और यहाँ पर ये पर्वत आपको मिलेगा। ये पर्वत याद है आपको? ये पर्वत कौन सी है? नहीं याद है तो बहुत दिक्कत है ना। मतलब क्लासेस में रहते तब तो आपकी पिटाई हो चुकी होती। तो ये याद करिए कौन सी है? अपलेशियन पर्वत। और अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी याद है कौन सी है? माउंट मिशेल। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, माउंट मिशेल। अपलेशियन जो पर्वत है ना वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले के लिए भी कौन से? एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। अब आप देख लीजिए, लौह इस्पात उद्योग विकसित होने के लिए दो चीज़ों की मुख्य ज़रूरत होती है। एक तो आपको आसपास लोहा मिल जाए, जो यहाँ से आपको मिल ही रहा है, देख रहे हैं, मेसाबी रेंज, मिशिगन खान, उसके बाद पिट्सबर्ग। और उसके बाद इनको पिघलाने के लिए, इनको एनर्जी की ज़रूरत के लिए कोयला मिल जाए पास में। तो यहाँ अपलेशियन पर्वत में आपको कोयला मिल गया। और वो भी कोयला किस तरीके का? सबसे अच्छी गुणवत्ता का। आपको अगर कोयले के बारे में याद हो कुछ, अगर आपने खुद से पढ़ाई की हो, तो कोयले की चार टाइप्स होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट। सबसे बढ़िया जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट, उसके बाद जो अच्छा होता है बिटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे ख़राब जो होता है वो पीट। अच्छा ख़राब का मतलब ये होता है कि किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट में, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट में। तो सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में कोयला पाया जाता है, इसीलिए सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। फिर आप बिटुमिनस भी देख रहे हैं। और अपलेशियन पर्वत अगर इन दो कोयले के लिए प्रसिद्ध है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे इलाके में ज़्यादातर जो उद्योग रहेंगे लौह इस्पात उद्योग केंद्र विकसित हो जाएंगे। फिर इसी अपलेशियन पर्वत के ही साउथ की तरफ एक शहर आपको मिलेगा जिसका नाम है बर्मिंघम। यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे, ये है बर्मिंघम। शहर का नाम है बर्मिंघम। और बर्मिंघम भी किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी लौह अयस्क और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है और कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये है दो, आप याद रखेंगे ना। तो मेसाबी रेंज की हमने बात करी, मिशिगन की बात करी, लौह खनन क्षेत्र है। पिट्सबर्ग विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहलाता है। अपलेशियन पर्वत एंथ्रेसाइट बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम लौह अयस्क कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा चीनी का कटोरा कहलाता है। एंटीलीज का मोती कहलाता है।
सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है, और सांता क्लारा वैली जहाँ पे सिलिकॉन वैली है सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भुट्टे की खान, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है यहाँ पे। अब आइए कुछ कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा में देखिए यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो मॉन्ट्रियल प्रसिद्ध है, कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये, तो कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र है मॉन्ट्रियल। इसके अलावा ICAO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा यहाँ पे, और ICA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड्डयन संगठन है, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसी कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है वो और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जहाज़ का निर्माण होता है, पानी की जो जहाज़ें हैं, और इंजीनियरिंग सामानों के उत्पादन हेतु ये मॉन्ट्रियल प्रसिद्ध है। तो कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है, ICAO का हेडक्वार्टर है, जहाज निर्माण और इंजीनियरिंग सामानों का प्रमुख उत्पादन यहाँ पर होता है। फिर ये देखिए झील कौन सी है? मैंने ये बताया था ना, ग्रेट लेक्स हैं ये 5 झीलें। ये है सुपीरियर झील, ये सुपीरियर झील है। फिर ये तो हो गई मिशिगन झील। उसके बाद ये है ह्यूरॉन झील, याद करिए, ये है ह्यूरॉन झील। इसी ह्यूरॉन झील के ही तट पर लेकिन कनाडा में एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सडबरी, और वहीं पर एक खान है जो खान का नाम क्या है, खदान का नाम क्या है? सडबरी की खदान। और सडबरी की खदान विश्व के सबसे बड़े, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? निकिल के जो भंडार हैं, निकिल के जो निक्षेप हैं, वो आपको सडबरी खदान में मिलेंगे। खूब निकिल के भंडार यहाँ पर हैं। तो सडबरी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? निकिल के लिए प्रसिद्ध है। अब एक बार चेक कर लीजिए, भुट्टे की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, सडबरी खान निकिल के लिए प्रसिद्ध है, मेसाबी रेंज मिशिगन खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात की राजधानी, अपलेशियन पर्वत एंथ्रेसाइट बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बर्मिंगम लौह अयस्क और कोयला के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, एंटीलीज का मोती कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है, सांता क्लारा वैली सिलिकॉन वैली और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पर आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम ज़रूर आएगी, और ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको इस पूरे लेक्चर की PDF चाहिए या प्रीवियस जो भी लेक्चर हो चुके हैं, इस कॉन्टिनेंट की PDF तो आपको इस पूरे लेक्चर होने के बाद मिल जाएगी, लेकिन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप कर चुके हैं और उसकी PDF आपको अगर चाहिए तो वहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा ये? आप मुझे मेरे इस टेलीग्राम नंबर पे 9580858049 9580858049 पर आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना है हेलो उड़ान, और अगर आप अपना नाम बताना चाहें तो योर शुभ नेम, तो आप अपना नाम बताइए और हेलो उड़ान लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा PDF और साथ में जो MCQ हम लोगों ने किया है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।